नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। मुस्लिम आरक्षण के सवाल पर घिरी कांग्रेस आज मुस्लिम बजट के जाल में फंसती हुई दिखाई दे रही है। क्या कांग्रेस जिस तरह से मुसलमानों के लिए मजहब के आधार पर अलग से आरक्षण का इंतजाम करना चाहती थी, क्या उसी तर्ज पर देश के बजट को भी हिंदू मुसलमान के खांचे में बांटना चाहती थी? यह सवाल इसलिए है कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक बताने वाले मनमोहन सिंह ने आबादी के हिसाब से देश के संसाधनों को भी हिंदू मुसलमान में बांटने का प्लान तैयार कर लिया था, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि उसे लागू भी कर दिया था। कैसे, हम आगे बताएंगे। लेकिन पीएम मोदी के एक बयान के बाद यह सवाल ज्यादा जोर पकड़ लिया है, तो ऐसे में जरूरी है कि इसकी पूरी पड़ताल की जाए। क्या है इस बात की हकीकत, क्या है इस आरोप की हकीकत, यह हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले वो सवाल जिसका कि आपको देना है जवाब और जिसके आधार पर घूमेगा देश का मूड मीटर। तो सवाल क्या है? सवाल जरा एक बार देख लेते हैं। सवाल नंबर 1, कांग्रेस अल्पसंख्यकों के लिए 15% बजट आवंटित करना चाहती है। पीएम के इस दावे पर आप क्या कहेंगे? सवाल यह है और इसका ऑप्शन है हां, कांग्रेस तुष्टीकरण करती है। ऑप्शन बी है नहीं, कांग्रेस पे झूठा आरोप है। और ऑप्शन सी है, कांग्रेस ऐसा पहले भी करती रही है। तो ये है आपके पास 3 सवाल। अगर आप ये जानते हैं कि कांग्रेस ऐसा पहले भी करती रही है तो उसका क्या आधार है, ये आप अगर जानते हैं तो इस ऑप्शन को आप चुन सकते हैं, और नहीं तो हम इस शो में आज बताएंगे आपको कि ऐसा करती रही है कैसे, ये हम आपको जरूर बताएंगे। सवाल नंबर 2 जल्दी से दिखा दीजिए। क्या कांग्रेस की नीति हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की रही है? जो आरोप लगते रहे इस पर क्या सोचते हैं आप? ऑप्शन ए है हां, आरोप बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी नहीं, कांग्रेस समानता की बात करती है, सेकुलरिज्म की बात करती है। और ऑप्शन सी, तुष्टीकरण सारी पार्टियां करती है, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं। क्या सोचते हैं आप? इसके जवाब में जल्दी से हमें बताइए। सवाल नंबर 3 दिखा दीजिए इस बीच में। आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी के फॉर्मूले पर आपकी राय क्या है? क्या सोचते हैं आप? जैसा कि राहुल गांधी हर रैली में आजकल और हर मंच से बोलते रहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसके हिसाब से उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। ऑप्शन ए है आबादी नहीं, गरीबी आधार बनना चाहिए। ऑप्शन बी, आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी, इसका फॉर्मूला सही है। और ऑप्शन सी, संसाधन नहीं मौके में समानता की बात होनी चाहिए। तो क्या सोचते हैं? इन सवालों के जवाब में आप हमें बताना शुरू कर दीजिए। आपके टीवी पर क्यूआर कोड आ चुका है, जिससे जैसे ही आप स्कैन करेंगे अपने मोबाइल कैमरे से, आपके सामने सवालों की एक लिस्ट खुल जाएगी। आप अपना जवाब भरकर उसे सबमिट करेंगे और आखिर में हां अपनी डिटेल जरूर भरिएगा, क्योंकि उसी के आधार पर हम हर रोज करते हैं 4 लकी वोटर का चुनाव। तो अब लौटते हैं आज के मुद्दे पर। कांग्रेस मुसलमानों के लिए अलग से आरक्षण का इंतजाम करना चाहती थी। इसके लिए राज्य से लेकर केंद्र तक कई बार कोशिश की गई, लेकिन कभी राजनीतिक विरोध तो कभी अदालत की रोक की वजह से उसकी यह कोशिश नाकाम होती रही। प्रधानमंत्री मोदी का आरोप है कि सिर्फ आरक्षण ही नहीं, कांग्रेस मुसलमानों के लिए अलग से बजट का भी इंतजाम करना चाहती है। एक बार जरा सुनिए, उसके बाद इसकी हकीकत बताएंगे। कांग्रेस की सोच है कि देश की सरकारें जितना बजट बनाती है उसका 15% सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी पर खर्च हो, यानी धर्म के आधार पर बजट का भी बंटवारा, धर्म के आधार पर इन्होंने देश को बांटा। और आज भी वो धर्म के आधार पर भांति भांति के बंटवारे करने में लगे हुए हैं। तो जैसा पीएम कह रहे हैं, क्या वाकई वैसा ही है? जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये वाला नारा तो राहुल गांधी अक्सर लगाते रहते हैं। लेकिन क्या इसी तर्ज पर बजट को भी हिंदू मुसलमान की आबादी के अनुपात में बांटने की तैयारी संवैधानिक रूप से संभव नहीं है। संविधान के आर्टिकल 112 के मुताबिक सरकार संसद के सामने साल भर में आमदनी और खर्च का एक लेखा जोखा पेश कर सकती है। इसलिए उसमें कोई हिंदू बजट मुस्लिम बजट होगा, संभव ही नहीं। इसलिए बजट तो अलग अलग नहीं हो सकते। लेकिन यूपीए सरकार में यह कोशिश जरूर की गई कि बजट के भीतर ही अल्पसंख्यकों के लिए अलग से फंड का इंतजाम कर दिया जाए। आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बात हो गई? देश में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय है और उसके लिए बजट तो आवंटित होता ही है।
तो मैं यहां आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, बल्कि सरकार के सारे कार्यक्रमों में अल्पसंख्यकों का कोटा तय करने की बात कर रहा हूं। मनमोहन सरकार ने 2006 में अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए एक 15 सूत्री एजेंडा पेश किया। इसके तहत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को कहा गया कि वे अपने सभी कार्यक्रमों, स्कीमों और योजनाओं में अल्पसंख्यकों की 15% की हिस्सेदारी सुनिश्चित करें और योजना को लागू करने के हर स्तर पर इसका ध्यान रखें। उदाहरण के लिए, अगर किसी योजना के तहत 1000 स्कूल बनाए जाने हैं तो उनमें से कम 150 स्कूल माइनॉरिटी एरिया में हों, यह तय करें, यह सुनिश्चित करें। अगर किसी योजना के तहत 1000 करोड़ के लोन बांटे जाने हैं तो यह तय करें कि कम से कम 150 करोड़ के लोन अल्पसंख्यकों को बांटे जाएं। और ऐसा हुआ भी। अल्पसंख्यकों के लिए 15 सूत्री योजना की जो 2006 और 7 की रिपोर्ट है, जिसकी कॉपी भी हमारे पास है, वो कहती है कि प्रधानमंत्री के विजन के मुताबिक सारी योजनाओं को लागू करने में 15% के फॉर्मूले का ध्यान रखा गया है। क्या इसे आप धर्म के आधार पर बजट का बंटवारा नहीं कहेंगे? इस देश में सिर्फ दलितों और आदिवासियों के लिए इस तरह के प्रावधान हैं कि उनकी आबादी के अनुपात में सरकारी योजनाओं में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर दी जाती है। 70 के दशक में इसे स्पेशल कंपोनेंट प्लान कहा जाता था और अब इसे शेड्यूल कास्ट सब प्लान और ट्राइबल प्लान कहते हैं। इसके तहत अगर किसी जिले में 15% SC/ST आबादी होगी तो उस जिले के बजट में 15% हिस्सा अलग कर दिया जाता है, जिसे सिर्फ दलितों और आदिवासियों के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस रकम को आप दूसरी जगह खर्च भी नहीं कर सकते, किसी दूसरे मद में खर्च नहीं कर सकते। अगर खर्च नहीं हुआ तो वापस हो जाएगा। तो कांग्रेस ने माइनॉरिटी सब प्लान का नाम नहीं दिया, लेकिन इसी तर्ज पे यह सुनिश्चित कर दिया कि बजट में 15% का कोटा माइनॉरिटी का, अल्पसंख्यकों का। क्या आप इसे उचित कहेंगे? और यह फैक्ट जानने के बाद भी क्या आप यह कहेंगे कि पीएम मोदी के आरोप बेबुनियाद हैं? सवाल और भी हैं और उन सवालों को लेकर हम चलेंगे अपने मेहमानों के पास। हमारे साथ आज शिवम त्यागी, प्रवक्ता बीजेपी, ममता काले, राजनीतिक विश्लेषक, तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक, और तारिक अहमद लारी, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। तहसीन पूनावाला, अगर ये आरोप लग रहे हैं और प्रधानमंत्री मंच से कह रहे हैं कि कांग्रेस का यह प्लान है कि वो बजट को भी हिंदू मुसलमान में बांट देना चाहती है, तो मैं तो कहता हूं कि यह आरोप नहीं है, यह तो साबित है, यह तो सच है। 2006 से 2010 के बीच में आपने इसी योजना के तहत काम किया। सवाल क्या है? सवाल यही है ना कि भाई ये ऐसा, जैसा कि वो कह रहे हैं कि भाई क्या बजट को भी हिंदू और मुसलमान धर्म के आधार पर बांट देंगे? क्या हर चीज को आप ऐसे ही धर्म के और मजहब के चश्मे से देखेंगे? प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि वो कुछ भी बोलेंगे, मच्छी, मुसलमान, मंगलसूत्र, लोग उसे चलाएंगे। कुछ लोग उनकी तारीफ भी करेंगे, झूठ को सच करने में लोग उनकी मदद करेंगे, तो करने दीजिए। हिंदू मुसलमान प्रधानमंत्री जी को करना है तो करने दीजिए उसमें, क्योंकि ये देश के मुद्दे ही नहीं। देश के मुद्दे गरीबी, देश के मुद्दे बेरोजगारी, देश के मुद्दे महंगाई। कीजिए। प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं, ये समझ में आ रहा है भाजपा चुनाव हार रही, 140 से 160 सीटें क्रॉस नहीं कर रही, तो कर रहे ये चीज़, वक्त बदलेगा। और ये जो बंटवारा कर रहे हैं देश के अंदर इन फेक चार्जेस के ऊपर, क्या होगा, ये अगला होगा, ये ऐसा हो सकता है। कल किसी ने कह दिया कि मैं सुपरमैन हूँ, कल कोई कह देगा ये मैं यूनिकॉर्न हूँ। इस पर कोई मतलब, इसमें मुझे अब सच में तर्क समझ में आ रहा है। प्रधानमंत्री जी कोई भी योजना बना रहे, कह रहे ऐसा होगा वैसा होगा, और अगर आपके पास सबूत है 2006 से 2010 किया है, रंजीत जी मैं आपकी बहुत आदर करता हूँ, भेज दीजिए प्रधानमंत्री कार्यालय में, उस पर कार्रवाई कीजिए। क्यों नहीं किया? अगर आपके पास सबूत है तो प्रधानमंत्री जी के पास भी होगा। नहीं सबूत तो मेरे पास है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो दिखा रहा हूं मैं, कार्रवाई, ये सारे डॉक्यूमेंट्स में दिखा रहा हूं तहसीन पूनावाला। तो कर दीजिए ना कार्रवाई। ये 2006 से 2010 के बीच की रिपोर्ट्स हैं, जिसमें भी बताया गया है कि जो 15 सूत्री कार्यक्रम है अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए, उसके तहत क्या टारगेट रखा गया और क्या अचीव किया गया। और उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि जैसा प्रधानमंत्री का विजन है उसी के अनुरूप सारी योजनाओं में 15% हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई है, और उसके आंकड़े हैं। ठीक है,
ठीक है, तो आप ये सबूत भेज दीजिए और उनको बोलिए कार्रवाई करनी। मैं कह रहा हूं कि जैसे जैसे सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना, अभी आपने बोला तो मेरी बात सुनिए, दो जन बात नहीं कर सकते, तो मेरी बात सुनिए। आपके पास सबूत है, इलीगल है आपके हिसाब से, तो कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं इलीगल का सवाल नहीं है। समाप्त होने दीजिए ना, उसके बाद बोलिए ना, या तो आप बोलिए मैं चुप बैठा हूं, या तो मैं बोलूंगा। ठीक है, आप अपनी बात बोल सकते ना, अब दर्शक नहीं सुन सकते, अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ ठीक, थैंक यू। ठीक है रंजीत भाई, इलीगल है, कागज है, प्रधानमंत्री जी के पास भी एक कागज हो गए, दस्तावेज हो गए, क्यों उन्होंने कार्रवाई नहीं की, उनसे पूछे। पहली बात, इलीगल नहीं है तो मुझे समझ में नहीं आता डिबेट क्या है। जैसे मैंने कुछ बजट पे काम किए, जब प्रीवियस गवर्नमेंट टीम में इंटर्नशिप करता था, तो उसमें विमेन एलोकेशन होता था, 48-49% फंड विमेन के लिए होता था, ट्रांसजेंडर्स के लिए होता था, अलग अलग माइनॉरिटीज के लिए फंड एलोकेशन के स्ट्रेंथ के हिसाब से होता। अगर ये आपको इलीगल लगता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगता है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। महिलाओं पर भी हुआ है, ये महिलाओं के लिए भी 48% फंड रखा जाता है, तो गलत है, तो बोल दीजिए। एक दूसरी बात मैं आपको ये भी बताता हूं, मैं दोबारा से कह रहा हूं, क्या होगा, प्रधानमंत्री क्या कल्पना करते प्रधानमंत्री जी, इस पर अगर हम चर्चा करने लगे, प्रधानमंत्री जी ये कल्पना क्यों नहीं करते कि सभी बेरोजगार लोगों को नौकरी मिलेगी? वो कर ही नहीं सकते। उनको सिर्फ मुसलमान, भैंस, मछली, मंगलसूत्र, मुसलमान, इस पे डिबेट करनी। नहीं, देखिए ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं तहसीन पूनावाला, कि मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ये कहते रहे कि भाई इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, पहला हक मुसलमानों का है। और जब आप ये योजना लागू करते हैं जिसमें आप कहते हैं कि भाई 15% हम माइनॉरिटी के लिए तय कर देंगे, तो ये हिंदू मुसलमान वाली बात क्यों नहीं हो रही है? रंजीत भाई ये जानते हैं, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, उन्होंने ये बात नहीं की। उन्होंने सभी माइनॉरिटीज की बात की, लिखित में उसका क्लैरिफिकेशन आया है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने फ्रंट पेज पे वो क्लैरिफिकेशन भी छापा है। उसके बावजूद रंजीत जी को चलाना है तो चलाइए। क्या मनमोहन सिंह ने ऐसा नहीं कहा? क्या मनमोहन सिंह ने ऐसा नहीं कहा? नहीं कहा, आपने भी सुना था। आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? मैं समझाता हूं उन्होंने क्या कहा था। अगर आप चाहते मैं दर्शकों को समझाऊं तो मैं समझाता हूं, नहीं चाहते तो मैं नहीं समझाऊंगा, मर्जी आपकी है। अगर आप चाहते हो बीच में मत बोलिए। मनमोहन सिंह जी ने कहा था अल्पसंख्यक कॉन्फ्रेंस में, सभी अल्पसंख्यक इंक्लूडिंग दलित, SC ST माइनॉरिटीज, खास करके मुसलमान, रिसोर्सेज की बात की थी, संसाधनों की। उन्होंने हक की, मेरी बात समाप्त होने दीजिए, बीच में ना बोलिए, वरना मैं नहीं बोलूंगा, आप सुनवा दूंगा। मनमोहन सिंह ने कहा, वो मनमोहन सिंह की जुबानी सुनेंगे। ना आप कहें ना हम कहें, उससे कोई बात नहीं बनेगी। शो में ना भाई, शो कैंसिल। आप या तो मुझे शो में बुलाते तो मुझे क्लैरिफिकेशन देने दीजिए, मैं चुप बैठता हूं, आप बोलिए। दोनों नहीं बोल सकते, तो आप डिसाइड कीजिए आपको क्या चाहिए। नहीं, लेकिन आप गलत बोल रहे हैं ना तहसीन। तो मुझे बोलने दीजिए, मेरे बात अब बोलिए, अब उसमें नहीं। उन्होंने बात हक की नहीं की थी, उन्होंने राइट्स की बात नहीं की थी, उन्होंने बात की थी कि उनके उसके ऊपर हक की बात नहीं की थी। उनके कहता उनके उस पर चाहत होनी चाहिए, दे शुड नॉट हैव द राइट की बात नहीं की थी। इस बात को उन्होंने फ्रंट पेज टाइम्स ऑफ इंडिया में क्लैरिफाई भी किया था। ये SC ST विमेन, OBC और माइनॉरिटीज की बातें, फिर भी उसमें से आपने एक शब्द मुसलमान उठाया और उसको आप चला रहे हो। तो टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज को आप गलत कह रहे हो। टाइम्स ऑफ इंडिया, भाई जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या लिखा, सवाल ये नहीं है ना तहसीन जो मनमोहन सिंह ने कहा वो सवाल है। और मनमोहन सिंह ने क्या कहा ये हम अभी सुनवा देंगे, ये अभी हम सुनवा देंगे, उसके बाद लोग तय कर लेंगे कि किसने क्या कहा। मैं शिवम त्यागी के पास जाना चाहता हूं। शिवम त्यागी भाई, अगर प्रधानमंत्री मोदी अगर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस हिंदू और मुसलमान में बजट का भी बंटवारा कर देना चाहती है, और मैंने कहा कि भाई एक बंटवारा ऑलरेडी हो चुका है, ये हमने दिखाया कि किस तरीके से 2006 से 10 के बीच में जिस तरीके से योजनाएं लागू की गई, उसमें 15% का कोटा तय कर दिया गया था बजट के भीतर ही, कि जितनी योजनाएं बनेगी सब में 15% मुसलमान अल्पसंख्यकों को दिया जाएगा। और जब मनमोहन सिंह कहते हैं कि अल्पसंख्यक का मतलब कि भाई पहला हक मुसलमानों का, तो क्यों लोगों को आपत्ति होनी चाहिए इस बात पे? देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक बात मनमोहन सिंह जी की है, उनकी वीडियो की है, वो क्लियर कट पब्लिक डोमेन में है। Minorities should have the first, particularly the Muslims should have the first claim on the resources of this country, which means कि उनका पहला अधिकार होना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं, ये हुआ है 6 से 12 में आपने कहा, और मैं तो इससे एक कदम आगे और बढ़कर कहना चाहता हूं, बिल्कुल ठीक बात है कि इस देश में पर्टिकुलरली मुस्लिम्स के लिए 15% बजट का इंतजाम अलग से उन्हीं को आधार बनाते हुए ये किया गया है। और उसको भी छोड़ दीजिए, समाजवादी पार्टी के 2012 के मैनिफेस्टो में बाकायदा लिखा गया है
कि जिस तरीके से जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट आई थी कमीशन की, और उसके बाद जो सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट थी, इनकी सिफारिशों को मानते हुए, उसका पेपर भी मेरे पास है, इनकी सिफारिशों को मानते हुए उत्तर प्रदेश में 18% मुसलमान हैं। उनको उन 18% के आधार पर ही, यानी कि पूरे के पूरे 18% को जो है आरक्षण मिलना चाहिए, अलग से बजट मिलना चाहिए। और मुस्लिम जो युवा हैं जिनको गलत तरीके से जेलों में डाला गया है, उनको सिर्फ जेल से सिर्फ रिहा नहीं करना, बल्कि उनको जेल में रहने की वजह से मुआवजा भी मिलना चाहिए। ये समाजवादी के 2012 के मैनिफेस्टो में है, मैं वो भी आपको भेज दूंगा। इस देश में जिस तरह की स्थितियां बनाई गई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी उससे कुछ इतर नहीं बोल रहे हैं, ये सच है। जिस तरीके से इस देश में 6 से 12 के बीच में, खासतौर पर मुस्लिमों के लिए 15%, हर योजना में से 15%, हर योजना में से 15% बजटिंग की जाती थी। इसी तरीके से 2012 में 18, क्योंकि यूपी में 18% मुसलमान है, तो कहते हैं कि जी उनको 18% दो। अगर कोई आतंकवाद के मामले में भी चार्ज हुआ है तो उसको जेल से बाहर निकालो, और सिर्फ बाहर नहीं निकालेंगे, उनको मुआवजा भी देंगे। कब तक इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति करोगे? अगर हिंदू मुस्लिम करने की राजनीति करके मैनिफेस्टो में डालोगे, योजनाओं में डालोगे, और उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर उस पर कमेंट कर दे तो बोलते नहीं नहीं ये देखिए तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हम। आपने जो कांड अपने पूर्व में किए हैं वो निकालकर जनता के सामने रख रहे हैं। सबका वीडियो एविडेंस मौजूद है, सबका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है। अब आप ये कहते रहिए कि नहीं कहा मनमोहन सिंह जी ने। अभी मेरे को जो है रंजीत जी बोले शिवम त्यागी आप बोलिए, और मैं ये बोलता रहा हूं नहीं नहीं आपने शिवम नहीं आपने सैम बोला है। अब मैं मानने को ही तैयार नहीं हूं, तो इस बात के तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तो क्या कहा था मनमोहन सिंह ने, अभी हम सुनवा भी देंगे, बिल्कुल सुनवा देंगे। तुष्टीकरण नहीं चलेगा। अगर हमारे पास वो बाइट है तो जरा सुनवाइए, मनमोहन सिंह का वो बयान सुनवाइए। हाँ, We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. जिन्हें अंग्रेजी समझ में आती है वो तो समझ ही रहे होंगे, जिनको समझ में नहीं आती अंग्रेजी वो भी हिंदी में इसको समझ सकते हैं। हमने सबटाइटल नीचे चला दिया था। हमने एक चीज, एक लाइन कहनी है। हाँ, एक ही लाइन कहनी है। हाँ कहिए। इसमें शब्द मनमोहन सिंह जी ने क्लेम यूज किया था। क्लेम, हाँ। अधिकार नहीं, क्लेम। एक सेकंड, नहीं अब बीच में मत बोलिए। क्लेम होता है मांग, अधिकार नहीं। मांग आप कितना भी कर सकते हो। पहली बात, ये एक टेक्निकल चीज है। मुझे उम्मीद है कि एक बहुत जिम्मेदार चैनल होने के हिसाब से आप इस चीज को फर्क समझ सकते हैं, मांग कुछ भी। दूसरी चीज मैं दोबारा से कह रहा हूं, आप आधी बाइट चला रही हो और उसका क्लैरिफिकेशन आप चला रहे हो। लेकिन आपका विजन है ना, ये आप इससे सहमत है ना कि उनका क्लेम राइट है, उनका क्लेम सही है। अगर वो क्लेम कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं। एक शब्द नहीं बोला आप, क्यों शिवम के बीच में नहीं बोले? आपने ये जो है ना, इसे बाइस नहीं, आप ट्विस्ट कर रहे हैं ना चीजों को। मेरे भाई जब मनमोहन सिंह खुद बोल रहे हैं, अरे मेरे भाई, तो इसका मतलब है ना कि वो इस बात से सहमत है कि उनका क्लेम बनता है, उनका क्लेम बनता है। आप चलाइए, आपको जो कहना है कि या तो आप मुझे बोले, आपने बीजेपी के बीच में नहीं बोले ना, तो आप मेरे बीच में क्यों बोल रहे हो? सुन लीजिए ना मेरी बात, उसके बाद आप काउंटर कीजिए। ठीक है, हाँ ठीक है, जल्दी से अपनी बात। क्लेम मांग नहीं होता, क्लेम मांग होता है, अधिकार नहीं होता, क्लेम। उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने रिटन में, जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने फ्रंट पेज पे क्लैरिफाई किया, और ये पूरा बाइट है एससी, एसटी, ओबीसी, विमेन और बच्चे और माइनॉरिटीज। उसके बावजूद सिर्फ आधा बाइट चलाना, प्राइम मिनिस्टर का क्लैरिफिकेशन नहीं चलाना, और फिर कहना भविष्य में ऐसा होगा। मुझे लगता है ये शोभा नहीं देता। फिर भी आपको चलाना है, आप चलाइए, आपको बहुत बहुत साधुवाद। ठीक है, लेकिन मैं दोबारा से कह रहा हूं, ये क्लेम है, अधिकार नहीं। मैं कह रहा हूं कि जो भी कहा मनमोहन सिंह ने वो पब्लिक डोमेन में है, हमने सुनवा दिया। लोग समझने वाले इस बात को समझ जाएंगे। तहसीन, आपके हमारे बहस करने से मामला नहीं हल होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि जो मनमोहन सिंह ने कहा कि वो उसका क्या मतलब था। तो मुझे मालूम है कि इस पर बहस करने का कोई मतलब नहीं है। मैं चाहता हूं कि एक बार एक पहला सवाल जरा दिखा दीजिए जिसके बारे में लोग क्या कह रहे हैं, एक बार ये भी पहले हम लोग देख लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं बहस में। हमने पूछा था कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों के लिए 15% बजट आवंटित करना चाहती है, पीएम के इस दावे पर आप क्या कहेंगे? और करीब 80% लोग, 79% लोग कह रहे हैं कि हां कांग्रेस तुष्टीकरण करती है, और 19% लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ऐसा पहले भी करती रही है, इस बात से सहमत हैं। करीब 19% लोग कहते हैं कि कांग्रेस ऐसा दावा नहीं बल्कि ऐसा करती रही है, और सिर्फ 1.5% लोग मानते हैं कि कांग्रेस पर यह आरोप झूठा है। तारिक अहमद लारी, यह तो कांग्रेस की बात हो गई, लेकिन तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात जब आती है तो समाजवादी पार्टी का कोई जोड़ नहीं।
समाजवादी पार्टी तो उससे एक कदम और आगे बढ़ के मनमोहन सिंह कह रहे थे कि 15% होना चाहिए, और समाजवादी पार्टी कहती है कि नहीं, जितनी आबादी उसके हिसाब से दे दो। 18% है तो 18% दो। तो हम तो कहते हैं कि 6% क्या नाम है, यूरेशियंस की आबादी, उनको 6% दे दिया जाए। हम तो साथ में ये भी कहते हैं। आप सिर्फ ये क्यों बोल रहे हैं? आप साथ में बोलिए ना कि हम 6% क्यों देना चाहते हैं ठाकुर ब्राह्मण और वैश्य लोगों को। उनको भी तो 6% हम देना चाहते हैं। उनकी 6% की आबादी, उनको 6% दे दिया जाए। इसमें कोई ऐतराज है आपको? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि भाई, आपको ये भी ऐतराज है कि इस देश का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। जो आपकी हसरत है तारिक अहमद लारी, इस देश का संविधान उसकी इजाजत नहीं देता कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण हो। रंजीत जी, आप ठाकुर ब्राह्मण और वैश्य समुदाय के खिलाफ है इसका मतलब? भाई मैं कह रहा हूं, मैं किसी के खिलाफ और किसी के पक्ष में नहीं हूं। मैं सिर्फ संवैधानिक, जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके पक्ष में हूं तारिक अहमद लारी। और संवैधानिक व्यवस्था ये है कि सामाजिक रूप से पिछड़ा आधार होगा, सामाजिक रूप से पिछड़ापन आधार होगा आरक्षण का, न कि धर्म और मजहब। हम सबको देना चाहते हैं। हम पूरे 6% की आबादी को पूरा का पूरा 6% देना चाहते हैं। उसमें आपको कोई ऐतराज? भाई मैं कह रहा हूं कि मेरे ऐतराज होने नहीं होने का सवाल नहीं है तारिक अहमद लारी। आप चाहकर भी नहीं दे सकते। चाहकर आप ऐसी हसरत रखने के लिए स्वतंत्र हैं, ऐसी हसरत रख सकते हैं आप, लेकिन ये संभव नहीं है। पहले भी कोशिश की गई लेकिन ये मुमकिन नहीं हुआ, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है। हो गया रंजीत जी, हो गया। हाँ, आप बताइए। बीच में ना बोलिएगा, अब बीच में ना बोलिएगा। जैसे आपने शिवम के बीच में नहीं बोला, तो तारिक अहमद लारी के बीच में ना बोलिएगा, नहीं तो तारिक अहमद लारी जब झूठ बोलेंगे तो क्या करना, रोकना ही पड़ेगा ना। आप बोल के निकल जाए जो मन में आए, और मैं चुप रहूं। आपको धन्यवाद देंगे और हम उड़ जाएंगे। जवाब सुनना है तो कायदे से सुनिएगा, बैठ के चुपचाप सुनिएगा, और अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो बात में करिए। अब आप जवाब मत दीजिए, कायदा ही सिखा लीजिए मुझे। नहीं, कायदा सिखाना पड़ रहा है, क्योंकि ये वो रंजीत नहीं है। ये वो रंजीत नहीं है जिसको मैं कई सालों से जानता हूं। ये वो रंजीत अब इस समय बदल गए। कहां रंजीत जी, बात तो सुनिए। अहमद लारी, हाँ, अरे आप किस चक्कर में पड़ गए पता नहीं कहां। रंजीत भाई इतने बेहतरीन आदमी, क्या डिबेट करते थे आप। ठीक है, बिल्कुल निष्पक्षता से डिबेट करते थे। आज तो कहीं क्या जो फैक्ट कहा है हमने, मैंने फैक्ट कोट किया है। फैक्ट के आधार पर जवाब दीजिए तारिक अहमद लारी। फैक्ट के आधार पर यह है कि जैसे 10% आरक्षण दिया जा सकता है, वैसे ही ये 6% आरक्षण देके हम चाहते हैं कि ठाकुर ब्राह्मण और वैश्य समुदाय के लोगों को, सबको, चाहे वो इस समय 100 करोड़ का मालिक क्यों ना हो उसको भी, चाहे वो 100 रुपए का मालिक हो उसको भी, इन तीनों समुदाय को 6% आरक्षण देके हम उनको निहाल करना चाहते हैं। इस पे कोई ऐतराज है? संविधान में तो नहीं है, लेकिन संविधान के हिसाब से जो कानून बनाया जा सकता है, उस कानून के तहत हम इनको देना चाहते हैं। तो पूरा का पूरा देना चाहते हैं। शिवम त्यागी आपके मैनिफेस्टो से ज्यादा वाकिफ हैं। शिवम त्यागी इनके आबादी के अनुपात में देना चाहते हैं। हाँ, इनकी हसरत में देना चाहते हैं और हकीकत दोनों में जरा फर्क बताइए। खत्म कर देते हैं इनकी हसरतों और हकीकत का फर्क जरा दिखाइए, बताइए। हाँ, थैंक यू झगड़ा ही खत्म कर देते हैं। थैंक यू। एक तो मैं जरा संक्षेप में चाहता हूँ रंजीत, संक्षेप में शिवम त्यागी, पता नहीं क्यों, पता नहीं, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों है कि समाजवादी पार्टी ने अनपढ़ों की जमात इकट्ठी कर ली है। हिंदुओं में वैश्य, ठाकुर और ब्राह्मण को नहीं, हिंदुओं में पूरे हिंदुओं को 80% आरक्षण दे दोगे क्या? कैसी बात करते हो भाई? कोई तर्क है इस बात में? तो कह रहे और धर्म के आधार पर इस देश में आप संविधान को तोड़ना चाहते हो। देना है ना आरक्षण, दीजिए। 80% देने का क्या कोई ऐसी बेवकूफी वाली बात है? धर्म के आधार पर हो ही नहीं सकता। बाकी किसी जाति के आधार पर किसी को संविधान में आरक्षण देने का एक आधारभूत ढांचा तैयार किया गया है। बाकी कुछ भी बेवकूफों की तरह आके बोल देना है कि ठाकुरों को दे दो, ब्राह्मणों को नहीं, ठाकुर ब्राह्मणों को मत दो, दे दो 80% हिंदुओं को। ये बेवकूफी भरी बात मत करिए, क्योंकि 20% मुस्लिमों को धर्म के आधार पर चाहिए, इसलिए आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल बात है। इस देश में जिस तरीके से बाबा साहेब ने संविधान के आधार पर आरक्षण देने की बात की थी, उसी के आधार पर दिया जाएगा।
अगर मुसलमानों को धर्म के आधार पर नाम पर बजट या फिर उसके अलावा आरक्षण या कोई भी सुविधा देने की बात होगी तो भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करेगी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसके खिलाफ रहेंगे। बहुत सीधी बात है, कुछ भी बोलते हैं आप, ठीक है, चीजों में। ठीक है, जरा एक सवाल का रुझान और लेते हैं, उसके बाद चलते हैं, उसके बाद ममता काले के पास चलेंगे। जरा सवाल नंबर 2, क्या कांग्रेस की नीति हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की है? ये हमने सवाल किया था और इसके जवाब में लोग क्या कह रहे हैं? करीब 97% लोग कह रहे हैं कि हां, आरोप बिल्कुल सही है। 97% लोग, 2% लोग कहते हैं कि तुष्टीकरण सारी पार्टियां करती हैं और 1.5% लोग कह रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस समानता की बात करती है। लोगों की राय, हमारे दर्शकों की राय। ममता काले भाई, जब ये मालूम है कि इस देश में आरक्षण का जो आधार है वो सिर्फ सामाजिक पिछड़ापन हो सकता है, बावजूद इसके हर बार धर्म और मजहब के आधार पे आरक्षण देने की कोशिश कांग्रेस करती है, इसका क्या मकसद हो सकता है? जी रंजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े पेशेंटली मैंने सबकी बात सुनी है, तो एक एक करके कुछ चीजें जरूर बोलना चाहती हूं। सच कड़वा होता है, ये तो हम सब जानते हैं, सच कड़वा होता है और कानों में चुभता है। आज मैंने देख लिया किस तरीके से कुछ लोग सच बोलने के चक्कर में एंकर के ही पीछे पड़ गए हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं एक बड़े सम्मान से बोलना चाहती हूं कि हमारे भारतवर्ष के जो मुस्लिम भाई बहन हैं वो माइनॉरिटी नहीं है भाई, माइनॉरिटी के अंदर भी वो मेजॉरिटी हैं, तो उनको माइनॉरिटी वाले उस सेक्शन में डालना कृपा करके बंद कर दें। ये तथ्य है, ये फैक्ट है, ये भी समझना जरूरी है। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात देखिए, कांग्रेस पार्टी का तो चाल चरित्र और चेहरा रहा है कि उन्होंने इस देश का दोहन भी और विभाजन भी और बुरा भी केवल धर्म के आधार पर और तुष्टीकरण के आधार पर ही किया है। देश का विभाजन धर्म के आधार पर कर दिया, उसके बाद इन्होंने बोला कि आरक्षण हम धर्म के आधार पर देंगे, बजट ये धर्म के आधार पर कर देंगे, और ये तमाम काम वो कर रहे हैं, ये धर्म के आधार पर आरक्षण आदि देना जिसकी अनुमति संविधान नहीं देता है। अभी अभी आपने देखा किस प्रकार से बातें की जा रही थी कि अगर संविधान नहीं भी चाहता तो भी धर्म के आधार पर इस देश के अंदर आरक्षण देना चाहिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे। मतलब आप सोचिए, ये लोग इतने अहंकारी हैं, इनको ऐसा लगता है कि मां भारती की धरती पर संविधान, कानून और विधान से ऊपर ये लोग हैं, संविधान भी इनके आगे कुछ नहीं है। ये जब चाहे तब संविधान की धज्जियां उड़ा दें, ये जब चाहे तब संविधान को ठेंगा दिखा दें। ये सच्चाई है इनकी और ये पूरे देश को देखनी चाहिए, और इन्होंने खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर दिया। अभी एक और पैनलिस्ट हैं, उन्होंने आपको बोला कि अगर आपके पास ये जो क्या कहते हैं 15% इसके पेपर्स हैं तो इनको आप पीएम मोदी जी को भिजवा दीजिए और एक्शन करवा दीजिए। मैं उनको ये बोलना चाहती हूं कि भैया सुनो, दोनों कान खोल करके अच्छी तरीके से, ये यूपी और कांग्रेस का शासनकाल वाला देश नहीं है जहां पर जो पत्रकार होते थे वो फोन कॉल करके पीएम से ये डिसाइड करवा लेते थे कि कौन बनेगा मंत्री और कौन नहीं बनेगा मंत्री, और जो सारे के सारे कार्यक्रम होते थे वो कुछ पत्रकार चलाते थे। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूं, वो जमाने लद गए भैया, वो जमाने लद गए। तो आप उस हसरत के अंदर मत रहिए। मैं लगातार सुने जा रही हूं, मैं थक गई हूं इनकी बातें सुन करके। ये कहते हैं कि बजट के अंदर 15% जो है वो मुस्लिमों के लिए होना चाहिए, यानी कि अगर 1000 सड़कें बनती हैं उसमें से 150 केवल और केवल मुसलमानों के लिए, उसमें केवल मुसलमान चलेंगे। 1000 हॉस्पिटल बनते हैं तो 150 केवल मुसलमानों के लिए, उसमें केवल मुसलमानों का इलाज होगा। क्या यह संवैधानिक है रंजीत जी? क्या यह तर्कसंगत है? क्या यह सही है? एक तरफ एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं, और पिछले 10 सालों में उन्होंने सबको लेकर के एक साथ इस देश का विकास किया है, और दूसरी तरफ ये लोग हैं, मतलब जस्ट बिकॉज इनको सत्ता चाहिए, इनको राजनीति करनी है, वंशवाद लेकर के आगे आना है और अपने परिवार के लोगों को इस देश का राजा बनाना है। ये सारी बातें जो ममता काले कह रही है वो सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि मुसलमानों को खुश रखना है, वोट बैंक को खुश रखना है, तुष्टीकरण करते रहो। जी बिल्कुल बिल्कुल, केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, केवल और केवल डिवाइड एंड रूल की राजनीति करनी है, ताकि इनके हाथ में आपके पास भी आएंगे तारिक अहमद लारी, आपके पास भी आएंगे हम। तहसीन, अभी तहसीन से जवाब ले लेते हैं क्योंकि आइडिया तो कांग्रेस का। बजट एलोकेशन एक बहुत स्पेसिफिक चीज होता है। बजट एलोकेशन ये नहीं होता कि सड़क पे सिर्फ मुसलमान चलेगी, वैसे 40% बजट महिलाओं के लिए रखा जाता है, तो क्या सड़क पे सिर्फ महिला ही चलेगी? मतलब हम एक राष्ट्रीय चैनल पे है, हम थोड़ा सा अगर हम लॉजिकली बात करें, इस तरह की हम बचकानी बातें ना करें तो हम उसको, क्योंकि हम व्यूअर्स को गंभीरता से लें। आप एंकर को नहीं लेना चाहते, मुझे नहीं लेना चाहते, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं जस्टिफिकेशन है जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन मैं एक अपनी बात समाप्त कर दूं,
यार देखिए, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूं, एंकर से लेकर रंजीत भाई आपसे लेकर अगर पैनलिस्ट मेरे बीच में बोलेंगे तो मैं दोबारा से आपके कह रहा हूं, मत बुलाइए मुझे, और अगर बुलाए तो मुझे रिस्पेक्ट दीजिए। मैं दो चीज नहीं हो सकती। तो मैं अपनी बात समाप्त कर दूं, अगर आप मुझे इजाजत दे मैं खत्म कर देता हूं अपनी बात। तो पहली बात मैं दोबारा आपके दर्शकों के लिए कहता हूं, एक बहुत गंभीर चैनल पे एक बहुत गंभीर एंकर रंजीत जी के साथ है। इस तरह की बचकानी बातें कि अगर हम LGBTQ कम्युनिटी के लिए बजट एलोकेशन करते तो क्या उस सड़क पे सिर्फ LGBTQ लोग चलेंगे जो आदमी और क्या विवाह इस बात अब तो मैं बीच में बोलूंगी, ये कोई बचकानी बात नहीं है। रंजीत जी माफ कीजिएगा, अब तो मैं बीच में बोलूंगी, ये कोई बचकानी बात नहीं है, और इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए तो अच्छा है। और इस तरीके से अगर एटीट्यूड डिबेट में इस तरह की बातें कई बार हो जाती है। तहसीन इतना ऐसे चीजों को लेकर अगर ऐसी बातें चुभने लगेगी हर छोटी बड़ी बात आपको, तो कैसे डिबेट कर पाएंगे? तारिक अहमद लारी, अब तहसीन तो चले गए, अब आप मत चले जाइएगा माइक उतार के। नहीं, मैं इनकी बात का जवाब दूंगा, बस मुझे जवाब देने दीजिए। इट्स सो वियर्ड, इट्स नॉट वियर्ड, यू सेड इट मैम। आप ही ने भी बोला है कि 15% सड़क पर मुसलमान चलेगा। आप तो मनुस्मृति के हिसाब से बात कर रही हैं कि जैसे SC ST OBC जो है उनके लिए अलग से सड़कें होती। अब ये शायद अटक गए, तो मैं बोलूं रंजीत जी, आपकी इजाजत हो? उनका फ्रेम फ्रीज हो गया है। जी बिल्कुल। अब ये आप कुतर्क करेंगे तो इनका फ्रेम फ्रीज ही होएगा, माफ करिएगा मैं ऐसा बोल रही हूं। देखिए, अगर ये इस प्रकार की बातें करेंगे, जिस प्रकार की ये बातें कर रहे थे कि संविधान को किनारे रख दो, संविधान को कोने में फेंक दो, और उसके बाद इस देश के अंदर जो है धर्म के आधार पर आप बजट देना आरंभ कर दो, आप आरक्षण देना आरंभ कर दो, तो भैया एक भारतवर्ष के एक जिम्मेदार नागरिक, पढ़ी लिखी नागरिक होने के नाते मैं इनको काउंटर तो करूंगी ना। एक बार सुन ही लेते हैं ना। हाँ तारिक अहमद लारी। हाँ, इनके मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, जब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC के लिए अलग से सड़कें, अलग से पगडंडियां होती थी चलने के लिए, तो वही चीज ये लागू करना चाहते हैं। इसीलिए ये उनकी मेंटालिटी साफ दिख गई। ये बेकार की बातें ना करें, इस तरह की बात ना करें कि जो बिल्कुल वियर्ड बात हो। उन्होंने सही कहा वाला ने कि क्या LGBTQ के लिए अगर कोई रास्ता वो किया जाएगा तो उनके लिए सड़क अलग बना दी जाएगी। बात तो फैक्ट है ना मैम, ये आप ही ने बात कही है। इस तरह की बात ना किया करें। नहीं, बजट एलोकेशन से मतलब, बजट एलोकेशन से मतलब ये नहीं है कि अगर जो सड़क बन जाएगी तो उस पर जिसके बजट से बनी है उस पर वही चलेगा। मतलब ये है कि अगर 100 करोड़ का बजट है तो उसमें 15 करोड़ बजट उस इलाके में खर्च होगा जहां पर की माइनॉरिटी की संख्या 20% से ज्यादा है। ये क्लियर कट लिखा हुआ है। अब उस सड़क पे कोई भी जा सकता है, उस स्कूल में, उस अस्पताल में कोई भी जा सकता है, एक अलग बात है, लेकिन ये सुनिश्चित किया नहीं जाइए। ममता जी ने जो कहा है वो उस पे आइए। ये कह रही है कि कांग्रेस ने देश का बंटवारा किया, कांग्रेस ने बंटवारा किया, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, कर रहे थे, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ है। तहसीन हमारे साथ फिर से आ गए, तहसीन फिर से जुड़ गए हैं हमारे साथ। तहसीन, आप जो बात कर रहे थे आप अपनी बात पूरी करिए। तहसीन, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। और बहस में थोड़ी बहुत चीजें आपके हिसाब से हो, हमेशा कई बार नहीं मुमकिन होता है। हाँ तहसीन, मुझे सिर्फ तहसीन की आवाज जानी चाहिए। हाँ नहीं रंजीत भाई, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। मेरे अपने तर्क रखने दीजिए, आप उससे बिल्कुल सहमत ना लीजिए। मैं कहा आपको फोर्स करो मेरी बात से सहमत हो, लेकिन देखिए मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। आपका चैनल भी नेशनल है, बहुत बड़े एंकर है। इस तरह के इतने नेशनल चैनल पे बात करना, सड़क सिर्फ मुसलमानों के लिए होगी, 15% सड़कें या सिर्फ उनका इलाज होगा, ये कुछ तर्क है? मतलब आप LGBTQ कम्युनिटी के लिए अगर बजट एलोकेट करते हो, जो वर्तमान सरकार करती है, तो सड़क पे सिर्फ LGBTQ के लोग चलते हैं, जो जिनके नॉर्मल विवाह हुआ है हस्बैंड वाइफ का, वो लोग नहीं चल सकते। ये कोई तर्क होता राष्ट्रीय चैनल पे ऐसे बात करना? लेकिन मैं आपसे दो चीज कहना चाहता हूं। बजट एलोकेशन संवैधानिक है, नहीं है तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि जिसने इलीगल काम किया उस पर कार्रवाई करे, खत्म हो गई बात। अब क्या भविष्य में होगा वो बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, मछली की बात, मंगलसूत्र की बात, मुसलमान की बात, भैंस की बात, घुसपैठियों की बात। प्रधानमंत्री जी से पूछिए कि रोजगार की बात कीजिए, प्रधानमंत्री जी से पूछिए कि महिलाओं की बात कीजिए। ये सब छोड़ के हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे? क्योंकि हार रहे चुनाव। ठीक है तहसीन, मैं कहूंगा कि सारी चीजें लीगल और इलीगल, वैध या अवैध ही नहीं होती। सवाल नीतियों का भी है, प्रेफरेंसेस का भी है। एक क्लोजिंग कमेंट के तौर पे मैं शिवम त्यागी के पास चलूंगा। शिवम त्यागी, जल्दी से 20 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद कार्यक्रम खत्म करेंगे। थैंक यू।
मैं तारिक अहमद लारी से यही चीज कहना चाहता हूं कि 1947 में जब हम आजाद हुए थे, हिंदुस्तान में अप्रोक्सीमेटली 87% हिंदू थे। अगर मनुस्मृति से देश को चलाना होता तो उसी टाइम चला लेते। तो ना जब वो चाह थी ना अब वो चाह है, लेकिन देश चलेगा संविधान से, शरिया से नहीं चलेगा। ना शरिया से चला सकते हो आप, ना चलाने देंगे हम। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी खड़े हैं, और अगर कोई सोचता है कि SC ST OBC का आरक्षण खाकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा तो माफ कीजिए, ऐसा होने नहीं देंगे। थैंक यू शिवम, थैंक यू शिवम। और मूड मीटर में हमारे पास इतना ही वक्त था। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जल्दी से देख लेते हैं आज मूड मीटर के जो विजेता हैं, और उससे पहले जरा तीसरे सवाल का रुझान। हमने सवाल पूछा था कि आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी के फॉर्मूले पर आपकी राय क्या है, और 76% कहते हैं कि आबादी नहीं गरीबी आधार बनना चाहिए, और संसाधन नहीं मौके की समानता होनी चाहिए, ऐसा 20% लोग मानते हैं। और आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी वाली बात पे सिर्फ 4% लोग सहमत हैं। और अब जल्दी से आज के विनर जो हैं उनका नाम दिखा दीजिए। अनूप कुमार उत्तर प्रदेश के और सुनीता सिन्हा बिहार की हैं। इनके मोबाइल का आखिरी 4 नंबर आपके स्क्रीन पे है। और प्रियंका देशमुख महाराष्ट्र और शेखर दास पश्चिम बंगाल के, ये आज के हमारे 4 मूड मीटर के विजेता हैं। वक्त इतना ही था, चलते हैं अपने